तो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 11 और इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो डुअल नेचर ऑफ लाइट चल रहा था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ लिया, वर्क फंक्शन पढ़ लिया, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ लिया और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पर आइंस्टाइन ने अपना लॉ भी दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अगर हम किसी सरफेस पर इंसिडेंट लाइट फॉल करते हैं तो वो जो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में आता है वो एनर्जी दो काम में, दो वर्क में यूज़ होता है। एक पहला उसका टारगेट होता है कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, यानी कि उसे वर्क फंक्शन वाली एनर्जी देना, और दूसरा उसके बाद अगर बची कुछ एनर्जी है तो उसको काइनेटिक एनर्जी को इम्पार्ट करने में लगा देना, यानी उसके मोशन में दे देना। ठीक है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट है उसके एप्लीकेशंस हैं अपने। वो एप्लीकेशंस कैसे हैं? एक एप्लीकेशन मेन है वो है फोटो सेल का। क्या है? फोटो सेल, जैसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं। क्या है? ए फोटो सेल इज़ एन अरेंजमेंट विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सा देखो एक अरेंजमेंट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर उन्होंने कैथोड का प्लेट ले लिया। कैथोड का प्लेट इस तरीके से लिया कि ये एक तरीके से एमिटर वर्क करेगा। एमिटर वर्क करने का मतलब इसके पास फोटोन आना चाहिए ताकि आ करके इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके पास ये इंसिडेंट लाइट आएगी तभी तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन की एनर्जी आएगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इससे एमिट हो पाएंगे। इसलिए इसके जो शेप है उसको कॉनकेव में बनाया जाता है, कर्व में, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर सके, ले सके। इसलिए ये शेप इसका ऐसा है। अब इससे जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एमिट होंगे वो कैथोड एनोड यानी कलेक्टर पर चले जाएंगे। यहाँ पर कलेक्टर बना हुआ है। ये अरेंजमेंट क्यों किया गया? क्योंकि ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को क्या किया गया? एक सर्किट से ऐड किया गया है। नीचे एक सर्किट है जिसमें सेल यहाँ पर लगा दिया गया है और एमीटर लगा हुआ है। तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर रीडिंग मिलेगा। क्लियर सी बात है। सर्किट कंप्लीट होगा तो रीडिंग मिलेगा। सर्किट कब कंप्लीट होगा? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करके एनोड तक पहुँच जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ पर हमें रीडिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका फ़ायदा क्या है, हमने किया क्यों ऐसा। सोचो, मूवी में कई बार देखा होगा कि जब कुछ ऐसा लेज़र का अरेंजमेंट करते हैं कि लेज़र लाइट लगा देते हैं और कोई वहाँ से गुजरेगा तो उनको पता चल जाता है। देखा है कभी ना? कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट यहाँ पे है। ये जो इंसिडेंट लाइट है, एक बात बताओ, तुम यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ पर तुम्हें रीडिंग मिल रही है। रीडिंग क्या? मैं सोच रहा हूँ तुम लाइट जलाए बैठे हो यहाँ, और यहाँ से कोई आदमी गुजरा और ये जो इंसिडेंट लाइट है ना उसके सामने खड़ा हो गया, तो लाइट इंसिडेंट होगी इसके ऊपर? नहीं होगी। इंसिडेंट लाइट नहीं हुई तो फोटोन की एनर्जी नहीं आई। एनर्जी नहीं आई तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो यहाँ पहुँचा नहीं तो सर्किट इनकम्प्लीट हुआ। सर्किट इनकम्प्लीट हुआ तो यहाँ पर बिजली का बल्ब जो रहा तब जलेगा? नहीं जलेगा। तो क्या होगा? ये एक तरीके का एप्लीकेशन हो गया कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसके चार मेन एप्लीकेशंस हैं। चार मेन एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है इन सिनेमेटोग्राफी। देखो होता क्या है कि जब कोई मूवी वगैरह बनती है ना, या फिर जब कोई प्रोग्राम होता है तो लाइट और साउंड की स्पीड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली बात तो लाइट और साउंड के डिफरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है और वो चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ से एक साथ दोनों को भेजिए, समझ, कभी कभी मूवी देखा है कि यार बोलता वो दिख पहले रहा है, बोल बाद में रहा है, होता है ना ऐसा। और कभी कभी ऐसा होता है पटाखा दूर फूटा, हमें दिख गया लेकिन आवाज़ बाद में आई। ये वही बात है। तो अब इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो इसको सॉल्व करते हैं इसी की वजह से। हम क्या करते हैं, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और भेज देते हैं। कन्वर्ट कर दिया, भेज दिया, पहुँचेगा किस स्पीड से? लाइट की स्पीड से पहुँचेगा। वहाँ जाकर कन्वर्ट कर लिया, समझ गए? ये काम हो जाता है यहाँ। दूसरा है इन काउंटिंग डिवाइसेस। बैंक में नोट काउंट करने का डिवाइस देखा है आपने? नोट गिरता रहता है और नीचे नंबर्स आते रहते हैं। उसको कैसे पता कि एक नोट गिरा एक गिरो, दो नोट गिरा दो गिरो? मतलब ये है कि एक नोट
इधर जाने का मतलब हुआ कि उसने एक बार इंसिडेंट लाइट को इंटरप्ट किया, तो 1 काउंट हो गया। फिर दूसरा नोड गया तो 2 काउंट हुआ, तीसरा नोड गया 3 काउंट हुआ। जितनी बार ये इंटरप्शन होगा उतना काउंटिंग हो गई, एक एप्लीकेशन हो गया। तीसरा है अलार्म के लिए कि हमने अपने दरवाजे पर अलार्म लगा दिया हुआ है, ठीक है, या कहीं और लगा दिया, डिफेंस में लगाया हुआ है कि जैसे यहाँ से कोई गुजरेगा इंटरप्शन होगा और अलार्म बज जाएगा। वैसे ही सेम आता है फायर अलार्म के लिए, फायर अलार्म के लिए कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, फायर अलार्म में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो एक तरीके से क्या होता है, ये एक डिटेक्टिव का काम कर देता है कई जगह, है ना, काउंटिंग का काम कर देता है। समझ गए? चलिए नोट कीजिए, उसका आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। कुछ मिलता जुलता टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ध्यान दो, फ़र्क है, वो था डुअल नेचर ऑफ लाइट और ये है डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैंने वहाँ क्या समझाया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम पहचानते हैं कि वो वेव है कि वो पार्टिकल है। मैंने 2-3 प्रॉपर्टी के नाम गिनाए थे। कौन कौन से प्रॉपर्टी के नाम गिनाए थे भाई? देखो, मैंने गिनाया था इंटरफेरेंस, ठीक है, और क्या गिनाया था, डिफ्रैक्शन, और क्या गिनाया था, पोलराइजेशन। इन 3 प्रॉपर्टी से पता चलता है कि लाइट एक वेव है। कौन वेव है? लाइट। और उसी लाइट की और भी प्रॉपर्टी है, कौन सी, फोटोन वाली, कि वो क्या आता है, वो क्वांटा है, पैकेट है, पैकेट के फॉर्म में चल रहा। तो कहा गया भाई ये तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, तो कहा गया कि लाइट डुअल नेचर शो कर रहा। कौन शो कर रहा? मैं बार बार कह रहा हूँ, कौन शो कर रहा? लाइट। अब यहाँ पर बात करना है मैटर, पार्टिकल का, पार्टिकल का। डी ब्रोगली साहब आए, कह रहे जब जो है एक वेव जो ट्रेवल कर रही है वो पार्टिकल नेचर शो कर दे रही है, तो जो पार्टिकल है क्या वो वेव नेचर शो नहीं करेगा? जब वेव के फॉर्म में थी तो हमने निकाला भाई ये तो पार्टिकल भी है क्योंकि क्वांटा है। तो कह रहे अगर कोई पार्टिकल हो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो क्या ये वेव का नेचर शो करेगा? कह रहा हाँ शो करेगा। और इसका कंक्लूजन सबसे पहले उन्होंने पाया कैसे, किसके बिहाफ पे पाया? उसका सबसे बड़ा रीज़न बना आइंस्टाइन का ये E = mc², सबसे बड़ा नेचर बना। क्योंकि ये जो बात है ना, ये एक्चुअल में एक नेचुरल सिमेट्री दिखाता है, म्यूचुअल कन्वर्जन दिखाता है। ये कन्वर्जन दिखाता है कि हम E को मास के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ये तो माना गया, कहाँ मास कोई सॉलिड चीज़, कहाँ एनर्जी अदृश्य बिना देखी हुई चीज़ है, लेकिन ये म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, सिमेट्री है, हम बदल सकते हैं। तो अगर हम जब ये कर सकते हैं तो क्या हम वेव से पार्टिकल, पार्टिकल से वेव नेचर नहीं ला सकते? बात समझ में आई? वेव से पार्टिकल और पार्टिकल से वेव। जैसे कि एक बार मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं आ सकता? यही बात वहाँ थी, वही बात यहाँ भी थी। ये बात तो इनका जो बेसिस बना इस चीज़ को लाने के लिए वो ये बना आइंस्टाइन का E = mc²। इसी बेसिस पर उन्होंने ये बात कही। अब इस बात को फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लेके आएँ कि कैसे रिलेशन बनाया जाए, तो उसको भी समझते हैं, फिर इस डेफिनेशन को समझेंगे, है ना। अब देखो, जो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला बना E = जो पैकेट आता है वो h होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट से देखा जाए, प्लैंक के नियम से h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और E इज़ द एनर्जी। किसकी एनर्जी? किसकी? पैकेट की, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और एक पैकेट की जो एनर्जी है, क्या हम उसे E = mc² भी लिख सकते हैं? आइंस्टाइन से लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों को इक्वल कर दो ज़रा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h न्यू = mc² फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। सही है। न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम?
क्या c अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं? न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये c से स्क्वायर कैंसिल, लेमडा क्या आएगा, ये अरे डेल्टा है ना, डेल्टा, मैं लेमडा कह रहा हूँ, m नहीं h अपॉन एम सी, सही है, h अपॉन एम इंटू सी। क्या क्या है, डेल्टा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, h इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप 6 पॉइंट समथिंग होती है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और m क्या है, मास, ये मास है और ये स्पीड है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, आहा मोमेंटम, सही है, मोमेंटम, p इज द m इंटू सी, मोमेंटम होगा ये। अब देखो रिलेशन क्या बना, देखना, ध्यान देना, ये क्या है, वेवलेंथ, और ये क्या है, मोमेंटम। एक बात बताओ, वेवलेंथ किसका होता है, वेव का, वेवलेंथ किसका होता है, वेव का, मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का, जिसका मास हो। इन्होंने मोमेंटम, वेवलेंथ को मोमेंटम से रिलेट किया, समझना, वेवलेंथ को मोमेंटम से रिलेट किया। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने वेव को पार्टिकल से रिलेट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ है, जो वेव है, वो म्यूचुअली सिमेट्री है, म्यूचुअली कन्वर्टर है, यानी एक जो पार्टिकल है वो वेव नेचर भी शो करेगा और वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, वो वेव नेचर भी शो करेगा और क्या करेगा, वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। मतलब कि अच्छा, यहाँ पार्टिकल कौन है, यहाँ पार्टिकल कौन गया, ये है ना, तो पार्टिकल लिया कौन था, हमने पैकेट को लिया था, जो फोटोन का पैकेट था वही तो पार्टिकल था, कौन था, फोटोन पार्टिकल। हम कह रहे हैं उसकी जगह तुम रख दो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वो भी तो ये शो करेंगे। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी कर दो। v क्यों किया भाई, वो जो फोटोन आ रहा था ना वो स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा था, लेकिन ये अगर आप कोई पार्टिकल रखे, जैसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, तो अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड रखेंगे यहाँ, c तो नहीं रखेंगे ना, वो c से तो चल नहीं रहा, वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल रहा। प्रोटॉन रख दो, एक प्रोटॉन चला तेज़ी से, मैं कह रहा हूँ बहुत तेज़ी से गया, तो उसके अंदर मोमेंटम भी है और वो वेवलेंथ भी शो कर रहा, वो वेव नेचर भी शो कर रहा, तभी तो दिखाएगा म्यूचुअली कन्वर्टेबल। तो अगर किसी अदर पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, एम वी, वेयर पी इज दो एम वी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एनी अदर पार्टिकल। सी तो एकदम खास लाइट के लिए रखा जाता है, जहाँ सी होता है हम सोचते हैं भाई ये लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन किसी भी स्पीड के लिए, किसी भी वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल की, वहाँ भी लिख सकते हैं। अब डेफिनेशन पे आओ, अब डेफिनेशन पे आओ, कह रहा द वेव्स एसोसिएटेड विथ मटेरियल, किसी मटेरियल से एसोसिएटेड जो वेव है, पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन ले लो, चलो, इन मोशन यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में है और उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हो रही, तो उसकी वेवलेंथ होगी। इन मोशन आर कॉल्ड मैटर, जब कोई एक मटेरियल पार्टिकल मोशन में हो और उसकी वजह से वेव एसोसिएट हो, वेवलेंथ दिखे, तो उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, और डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं। जो वेव इलेक्ट्रॉन गुजरा, तेज़ी से गुजरा, उसकी वजह से क्या हुआ, वेव प्रोड्यूस हुई,
उस वेव को क्या कहेंगे? डी ब्रोगली वेव। और एंड देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि ढूंढा इन्होंने था। किसी पार्टिकल की वजह से भी वेवलेंथ हो सकती है, वेव प्रोड्यूस हो सकता है, ये इन्होंने ढूंढा, इसलिए इन्होंने अपना नाम दे दिया। क्लियर, समझ में आ गया एकदम? तो डुअल नेचर ऑफ लाइट था, तो वैसे ही डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल है। पार्टिकल अपना नेचर तो शो करेगा ही, पार्टिकल वाला, साथ ही साथ वेव का भी नेचर शो कर रहा है, वेवलेंथ। क्लियर, अब समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए इसको अब जल्दी से। तो हम लोगों ने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ लिया। अब इसमें एनालिसिस में मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं, देखो ये जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है। पी इज़ द मोमेंटम, यहीं से देख लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी है ना। एक चीज़ इस पर समझते हैं कि मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा, पार्टिकल का मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर मोमेंटम ही ज़ीरो हो जाए तो वेवलेंथ कितना आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। मोमेंटम ज़ीरो होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी ज़ीरो, m इंटू वी है ना, मास तो ज़ीरो करेंगे नहीं, तो मोमेंटम में v ज़ीरो कर दिया, मतलब कि पार्टिकल चल नहीं रहा है। अगर पार्टिकल नहीं चल रहा होगा तो उसकी वेवलेंथ इन्फिनिटिव, यानी कि वो वेव नेचर तभी शो करेगा जब वो चल रहा हो, मोशन में हो। रुका हुआ पार्टिकल कभी भी वेव नेचर शो नहीं करेगा। एक एनालिसिस यहाँ से आ गई, ठीक। एक और एनालिसिस लेते हैं। ये P की जगह mv होगा तो क्या लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी होगा? ठीक है, P इज इक्वल टू m इंटू वी, यहाँ से रख दो m इंटू वी। तो लेमडा, मैं लेमडा क्यों कह रहा हूँ? डेल्टा होता है ना, अच्छा लेमडा होते हैं, दिमाग घूम रहा है, लेमडा है ना, हाँ चलो। तो लेमडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब सोचो कि ये किन किन पार्टिकल के लिए वेवलेंथ शो कर सकता है। अगर लाइटर पार्टिकल होगा तभी तो वेवलेंथ कुछ दिखेगा। अगर बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल ले लो, ध्यान दो, बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल, जैसे एक बड़ा सा ये कमरा ले लो, या टायर ले लो, कोई चीज़ ले लो, पत्थर ले लिया, अगर मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत कम होगी। तो जब वेवलेंथ बहुत कम होगी तो क्या वेव आपको शो करेगा? नहीं। इसलिए हैवी पार्टिकल का वेव शो नहीं करता, पता नहीं चलता। लेकिन अगर छोटा पार्टिकल हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनका अगर हम देखें तो वेवलेंथ इतना आता है कि क्रिस्टल में दिख जाता है। कैसे दिख जाता है? क्रिस्टल में ही दिख जाएगा उसके मोशन में। और इसीलिए इस खोज के लिए, डिस्कवरी के लिए 1929 में इनको क्या मिला? अवार्ड मिला, डी ब्रोगली को। कौन सा अवार्ड मिला? कौन सा अवार्ड मिलता है साइंस में? नोबेल मिला था इसी खोज के लिए। इन्होंने ढूंढा था कि ये जो स्मॉल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या करते हैं? ये वेव नेचर शो करते हैं। और देखा इन्होंने, क्यों दिख गया? क्योंकि इनका मास ही कम था, तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ इनकी दिखी। और अगर मास बहुत ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ शो ही नहीं करेगा, क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम होगी। क्लियर, समझ में आ गया? अब एक और टॉपिक इसी में है, वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का डी वेवलेंथ निकालना हो तो क्या होगा? देखो, करना ये है, हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल भी होगा, तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। जाहिर सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा और उसको मोशन में दे देगा। तो मोशन में देने के बाद स्टार्ट में इनिशियली उसकी पोजीशन ज़ीरो थी, वेलोसिटी ज़ीरो थी, लेकिन जब आप उस पर फोर्स लगा देंगे तो उसमें मोशन आ जाएगा, v बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ हुआ। ये काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ कैसे हुआ? क्योंकि पोटेंशियल के थ्रू उस पर वर्क किया गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन।
गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन ई इंटू वी। ये कैसे आ गया भाई, ई इंटू वी? देखो पोटेंशियल क्या होता है, W अपॉन क्यू। ये होता है, क्या होता है ये भी समझ लो, भूल गए हो तो। भाई एक है यहाँ पर बैठे हुए चचा Q चार्ज, और यहाँ से पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। आप चाहते हैं ये प्लस चार्ज है, यहाँ से प्लस चार्ज आप लेके आना चाह रहे हैं A से B, तो क्या ये इसको आने देगा? अरे दोनों पॉजिटिव चार्ज आने देगा? नहीं आने देगा। तो अब क्या करेगा, आपको काम करना पड़ेगा ना। वो जो वर्क डन है और ये जो चार्ज है इससे डिवाइड कर देते हैं, यही आता है पोटेंशियल। समझ गया, आसान है। वहाँ से वहाँ लाने में जो वर्क डन करना, यहाँ से क्या W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू नहीं है, दिख रहा आपको? क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ई वी। क्यू की जगह ई रख दो, इलेक्ट्रॉन लिया तो ई रख दिया, यही तो लिखा है, ई इंटू वी। वी इज द पोटेंशियल। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से मुझे यहाँ पर मोमेंटम लेके आना है। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। तो मैं ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम वी स्क्वायर हो गया, नीचे m आ गया। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया तो m स्क्वायर हो गया, नीचे एक और m आ गया, यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये m इंटू वी मोमेंटम हो गया? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू ई इंटू वी, जहाँ पर मैंने लिखा है p इज इक्वल टू एम वी। इसको क्या करो, छोटा v बनाओ। ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v इज द पोटेंशियल। ठीक, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें देख लें, हमें निकालना है लेमडा। तो p निकाल लें, h अपॉन पी हो जाएगा। हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से p आ जाएगा अंडर रूट 2mEV। ठीक, अब हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला था h अपॉन पी, यहाँ से हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2mEV। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सारी की सारी। v की वैल्यू e, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमें वेवलेंथ निकालना है इसका ना। h की वैल्यू 6.6 कितना होता है भाई, 3 इंटू 10⁻34 अपॉन अंडर रूट 2, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻91, और 1 वोल्ट हमने वो ले लिया। यहाँ से जो लेमडा आता है वो आता है, ठीक है, या 1 वोल्ट ना लेकर के वोल्ट रख देते हैं, बाद में जब एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे। तो ये आता है हमारे पास 12.3 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। इसको एगस्ट्रॉन में भी फॉर्मूला लिखा गया है, वह है 12.3 इंटू अपॉन अंडर रूट वी एगस्ट्रॉन। 10⁻10 है ना, एगस्ट्रॉन में लिख दिया गया। अब यहाँ से इन्होंने एनालिसिस करके एक बात निकाली गई है कि लेमडा की जो वैल्यू आती है 120 वोल्ट पर, वो आता है 0.112 नैनोमीटर। यही समझना है। स्टार्ट से फिर से समझा रहा हूँ, हुआ क्या, हमने क्यों किया, ये भी समझ में आएगा। हमने क्या किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था, पोटेंशियल हो गया, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को ले जाके छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी 0, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लगा, चला दिया, उसको चला दिया तो v बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ हो गया। ये जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हालांकि -0 करके लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं उसे,
इज इक्वल टू ई इंटू वी, वी इज़ द पोटेंशियल एंड दिस वी क्या है, वेलोसिटी। अब यहाँ से हमें मोमेंटम ले आना है, मोमेंटम का स्क्वायर, तो मैंने m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते तो m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m आ गया यहाँ पर ई वी, यहाँ हो जाएगा p, p इज़ द मोमेंटम, p स्क्वायर अपॉन 2m ई वी। मुझे p की वैल्यू निकालनी थी तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में लिख चला गया। एक्चुअल मुझे निकालना है वेवलेंथ, और वेवलेंथ का फॉर्मूला मेरे पास है h अपॉन p, p मैंने फाइंड कर लिया तो p की जगह यहाँ रख दिया, ये वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ से वेवलेंथ मिल सकता है किसी भी पार्टिकल का। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो मैंने ई लिखा हुआ है, अगर प्रोटॉन होता ना तो मैं क्या करता, प्रोटॉन का चार्ज लिखता, अगर कोई और होता अल्फ़ा पार्टिकल होता तो मैं अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज यहाँ लिख देता। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, h प्लैंक कांस्टेंट रख दिया, यहाँ पर 2 इंटू m का मास रख दिया, इलेक्ट्रॉन का मास, और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया, और v इज़ द पोटेंशियल रख दिया। ये जो वैल्यू आ गई वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, ये पोटेंशियल रखना बाकी है। अगर हम 120 वोल्ट पर पोटेंशियल वहाँ क्रिएट करें तब हम देखते हैं कि जो वेवलेंथ आ रहा है वो इतना आ रहा है। अच्छा, ये जो वेवलेंथ है ना, ये जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उसमें इंटर पार्टिकल जो स्पेसिंग होती है वो उसके आसपास ही है, इसीलिए क्या करता है इलेक्ट्रॉन वहाँ पर वेव नेचर शो कर पाता है, क्योंकि इतना तो स्पेस उसको मिल गया ना शो करने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्रिस्टल में एक बात बताओ, एक लड़के को डांस करना आता है बहुत अच्छा, और मूवमेंट अच्छा है, माइकल जैक्सन में डांस कर सकता है, तुम उसको क्या करो, 2 दरवाजे के बीच में चिपका दो, डांस कर पाएगा? उसे उतना तो स्पेस दो कि जितने में वो माइकल जैक्सन वाला मूवमेंट दिखा सके। अगर वो स्पेस है तो डांस कर पाएगा ना। हमने ये जाना कि लेमडा जो है, ये जो लेमडा है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ रखा जाए तो मास बड़ा कम होता है, 9 × 10⁻³ -31। इसका मतलब वेवलेंथ दिखेगी, लेकिन वो वेवलेंथ दिखाने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को जगह तो दो। तो वो जगह हमने ढूंढी कि उसका वेवलेंथ कितना आएगा, इतना आएगा, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इतना आएगा। ये तो फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन तो रखा सारा डाटा, इतना नैनोमीटर में, और पता चला कि स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतनी जगह होती है क्रिस्टल में। हाँ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहाँ पर वेव नेचर को शो कर पाता है। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा, वेव नेचर को शो कर पाता है, इसीलिए इनको क्या मिला, डी ब्रोगली को, इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिल गया। क्लियर? समझ में आ गया? अब नोट कर लीजिए इसको।